Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. Thank you for showing so much love on my yesterday's video. It means the world to me. It gives me immense motivation to put out the best content out there for class 12th and class 11th commerce. So yesterday we did marketing and today we'll be also starting with chapter number 2 of business studies, that is principles of management. Now we will be continuing these two chapters side by side where I'll be putting out the content for both of these chapters. So let's start with today's module, that is principles of management. So what do you mean by principles? Now इस वर्ड को सुन के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज पूरे चैप्टर का एसेंस ही यही है कि हमें प्रिंसिपल्स का मतलब समझ आना चाहिए. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. तो प्रिंसिपल्स वो फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नाउ ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है. जैसे कि हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से एप्पल नीचे गिरेगा, तो ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, ये एग्जिस्ट करता है और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से एग्जिस्ट करता है. जैसे कि कॉज है ग्रेविटी और उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, दैट एप्पल विल फॉल डाउन. सो दिस इज़ व्हाट इज़ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज़ ये ऐसी कोई गाइडलाइंस होती हैं जो कि फंडामेंटल ट्रुथ दिखाती हैं कि ये होगा ही होगा. जैसे कि अगर मैं आज ये बोलूँ कि मैं अपने फ़ोन को ऊपर टॉस करती हूँ तो ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि वो फ़ोन नीचे गिरेगा ही गिरेगा. वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ की गई थी ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए. नाउ ये ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स तो नहीं बट मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जिनको आज तक यूज़ किया जाता है और हम इस चैप्टर में उन्हीं प्रिंसिपल्स को ग्रास्प करने वाले हैं. तो डेफिनेशन के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नथिंग बट दीज आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर. नाउ ये एक ऐसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करती हैं. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं बोलती हूँ ये मत समझना कि ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर मैं ये बोलती हूँ एक मैनेजर को बिल्कुल इक्विटी से सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना चाहिए. अ मैनेजर मस्ट ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज़ इन हिज ऑर्गेनाइजेशन इक्वली. नाउ ये एक प्रिंसिपल है, ये एक जनरल गाइडलाइन है कि मेरे मैनेजर को कैसा बिहेव करना चाहिए. ठीक है, अब वो मैनेजर वो चीज़ पूरी करता है या नहीं करता है, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है. नाउ विल बी मूविंग अहेड. सो now having understood the meaning of principles of management, that they are general guidelines जो कि मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करते हैं, अब हम इनके थोड़े से फीचर्स को समझते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस साइंस के प्रिंसिपल्स. जैसे कि मैंने बताया, जब मैं साइंस के प्रिंसिपल्स को कह रही हूँ तो आप अपने दिमाग में सिर्फ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल को ध्यान में रखना. ठीक है, ईजी वर्ड्स में अगर कोई चीज़ ऊपर टॉस की जाती है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आती है. एम आई राइट? सो वैसे ही मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. व्हाट डज दिस मीन इज़ कि मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बींग्स से और ह्यूमन बींग्स डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग बिहेवियर शोकेस करते हैं. एम आई राइट? इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब हम उनको चेंज कर सकते हैं एज सिचुएशन कम्स. जैसे कि मैंने बोला कि आपको हर एम्प्लॉय को एक इक्विटी से ट्रीट करना है, जस्ट बिहेवियर, काइंड बिहेवियर से ट्रीट करना है. बट सपोज वो एम्प्लॉय आपके वर्क प्लेस में हैरेसमेंट करता है, क्या तब ये प्रिंसिपल काम करेगा कि आप सबको इक्विटी से बिहेव करो? बिल्कुल भी नहीं. उस सिचुएशन में आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा इनडिफरेंटली, उसको पनिशमेंट्स देनी पड़ेंगी ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर अच्छा बना रहे. लेकिन साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं. आज मैं ये कह रही हूँ मेरे टॉस करने पर ये नीचे आएगा, ज़रूरी है कि अगर मैं कल ये बॉटल को टॉस करूँ तो वो नीचे आएगी? बिल्कुल आएगी. ये रिजिड हैं, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते हैं. राइट? वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्रिएटिविटी चाहिए होती है फॉर देयर एप्लीकेशन. इसका मतलब फिर से यही है, जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट
जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से आता है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्रिएटिव होना पड़ता है। मैनेजर को एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है, बट साइंस के जो एब्सोल्यूट मैनर में ही होते हैं। सपोज लैबोरेटरीज में केमिस्ट्री लैब्स की आप बैठ के एब्सोल्यूट तरीके से ही तो आपको बताया जाएगा कि इतना जो है वो इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो या इतना कंपोनेंट्स को मिला दो तो ये चीज़ बनेगी। प्लीज़, मेरे को साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझना। वहाँ पर आपको कॉम्पोजिशंस बताई जाएंगी, आपको अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी है, वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट तरीके से वो बताए जाएंगे। तो वैसे ही एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई होते हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं इन्हीं वर्ड्स की बात करती हूँ बेटा, इनको याद करना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है। डायनेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट के साथ बदलती है। जैसे कि हमारी सोच, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोच बदलती है, तो हमारे थॉट्स डायनेमिक होते हैं, वो रुके हुए नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, बदलाव आता रहता है उनके अंदर, राइट। वैसे ही हमारी बॉडी, जैसे हम बच्चे थे वैसी तो नहीं है बिल्कुल भी, आज हमारी बॉडी इतना ग्रो कर चुकी है, तो हमारी बॉडी भी डायनेमिक नेचर की है, वो एनवायरनमेंट के साथ बदल रही है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज, और ना चेंज होने वाली चीज़ को हम लोग स्टैटिक कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स आपको आपके चैप्टर 3 में भी हेल्प करेंगे जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक फीचर आएगा डायनेमिक। डायनेमिक कोई ऐसी चीज़ होती है जो बदलती है वक्त के साथ, स्टैटिक कोई ऐसी चीज़ होती है जो रुकी रहती है, जो बदलती नहीं है, ठीक है। तो अब इसको समराइज करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक एब्सोल्यूट वे में नहीं, एक फ्लेक्सिबल वे में अप्लाई होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है और ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। वेयर एज साइंस के प्रिंसिपल्स लैबोरेटरीज में होते हैं, पूरे एब्सोल्यूट मैनर में ही टेस्ट होते हैं, प्लस इनके अंदर आपको कोई क्रिएटिविटी नहीं लगानी होती, ये स्टैटिक होते हैं, ये रुके हुए होते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक, अगर आप अपनी बुक में टॉपिक देखो चैप्टर 2 का, तो वो है नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। अब मैं ये नेचर और प्रिंसिपल्स बिल्कुल एंड में कराना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज ये नेचर और प्रिंसिपल्स समझने के लिए आपको पहले प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रीड करोगे तो इन प्रिंसिपल्स के अंदर अगर आप नीचे एग्जाम्पल्स चेक करो तो वो प्रिंसिपल्स के ही दिए हुए हैं, और अगर वो ही नहीं आते हैं तो नेचर और सिग्निफिकेंस समझना इज़ वेरी टफ। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल अपना दिल थाम के बैठो, बिल्कुल बस एक कहानी की तरह सुनना है इस चीज़ को और ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स से। अब ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, अरे ये क्या है, ये क्या है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुन लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इन सब प्रिंसिपल्स को समझने में और रिटेन करने में, ठीक है। तो हेनरी फ्योल कौन था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर था, ओके। वो 1845 में पैदा हुआ था। ही जॉइंड माइनिंग कंपनी। तो जब उन्होंने वो माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी तो वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी फाइनेंशियल स्टेट में नहीं थी, वो कंपनी नीचे गिर रही थी, इट वॉज टर्निंग इंसॉल्वेंट। तभी हेनरी फ्योल मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे आए उस कंपनी के अंदर, एंड ही विद हिज प्रिंसिपल्स टर्न्ड द कोर्स ऑफ द एंटायर दैट कंपनी। मतलब उस कंपनी का एंटायर कोर्स बदल कर रख दिया हेनरी फ्योल ने। बट उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी इंसॉल्वेंट कंपनी को इतना सक्सेसफुल कंपनी में कन्वर्ट कर दे कि वो एक डेकेड के अंदर सबसे टॉप माइनिंग इंडस्ट्री या माइनिंग कंपनी के अंदर आने लग गई। तो अब हम उस प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल वाज डिवीजन ऑफ वर्क। अब इस प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आपके स्कूल में आपकी स्कूल प्ले होने वाला है, रोल प्ले या फिर क्लास असेंबली होने वाली है। अब जब वो क्लास असेंबली होने वाली होती है, क्या सारा का सारा काम सिर्फ एक स्टूडेंट करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या किया जाता है कि उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है,
जैसे कि सबसे पहले पर्सन को ये टास्क मिलता है कि तू कॉस्ट्यूम्स ढूंढना, सेकंड को ये मिलता है कि तू प्ले की स्क्रिप्ट बनाना, थर्ड को ये मिलता है कि तुम एक्टिंग करना, फोर्थ को मिलता है तुम नरेट करना। मतलब ये टास्क को हर स्टूडेंट के बीच में डिवाइड किया जा रहा है, राइट। सो यही होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में एक जॉब को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड ईच पर्सन को, जैसे कि ये नाम लिखे हुए हैं, ईच पर्सन को एक छोटी सी जॉब असाइन की जाती है या फिर एक यूनिट ऑफ वर्क प्रोवाइड किया जाता है। सारी की सारी जॉब एक पर्सन को नहीं मिलती है। तो व्हाट डज डिवीजन ऑफ वर्क से? डिवाइड द होल वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स and then do not assign the whole job to one person. कट मार रखा है मैंने इस पे। Do not assign the whole task to one person, but rather assign one task or unit of work to one person. ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को खुद बताओ, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही टास्क को डिवाइड करना चाहती हूँ, अगर मैं ये सोचती हूँ, सपोज़ मेरा एक स्कूल है और मैं एक हिस्ट्री के टीचर को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के लिए असाइन कर रही हूँ, इज़ दैट गोइंग टू वर्क आउट? नो। जब आप ये टास्क्स में डिवाइड कर रहे हो लोगों के बीच में, तो आपको उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको बांटना होगा, राइट। अगर मैं उस इंसान को ऐसा काम दे रही हूँ, सपोज़ मैं एक बिजनेस स्टडीज़ की टीचर को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दे रही हूँ, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, राइट। वैसे ही यहाँ पर हम असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ओके, एक और एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर बनाना चाहती हूँ बट मैं एक फ्रेशर को प्रोडक्ट मैनेजर का काम पकड़ा रही हूँ, इज दैट गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन? Not at all, because that will lead to a lot of wastage and a lot of problems in your organization. Because आप एक ऐसे पर्सन को जॉब असाइन कर रहे हो जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जब एक पर्सन बार बार बैठकर सेम टास्क को रिपीट करेगा तो उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन बार बार सेम काम करेगा तो उसको उसकी आदत लग जाएगी और वो स्पेशलाइज बन जाएगा। मैं अपनी मदर के मुंह से बहुत बार सुनती हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई थी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बट टुडे शी कुक्स सच अ टेस्टी फूड, मतलब उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो इसका मतलब क्या है? जब उन्होंने सेम जॉब को बार बार कंडक्ट किया, so she started becoming experienced in that work and she became specialized. That increased her efficiency. So she cooks such tasty food. इसका यही एग्जाम्पल है कि she became specialized in that task, right? So इसको सम अप करने के लिए अगर डिविजन ऑफ वर्क आता है तो डिविजन ऑफ वर्क के अंदर we divide the whole task in small jobs and then we assign a single task to one person. When that one person performs that task again and again, he becomes specialized in that work. वो इसके अंदर specialized हो जाता है. That increases the efficiency. But the most important point is, while assigning the task or the job to a person, you have to keep in mind the qualification of that person. So, the next principle of Henry Fayol is authority and responsibility. सबसे पहला वर्ड है authority. अब authority क्या होता है? Authority होता है power to take decision. ये इसका एग्जाम्पल है कि आपके ग्रैंडफादर को आपकी फैमिली में अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के पास एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है टू टेक डिसीजन। इसको हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्कूल में प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अब आप खुद सोचो,
अगर मैं आपको कोई काम दे रही हूँ और अगर आप वो काम पूरा करने वाले हो या करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको शाम को बोलती है कि बेटा थोड़ी सी धनिया ले आ, तो धनिया लाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको वो जॉब असाइन की है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, माई ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क दैट हैज़ बीन असाइंड टू मी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। एग्जाम्पल, टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं देता है, इट टेल्स यू कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक बैलेंस बनाकर नहीं रखती अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशन में कैओस हो जाता है। एग्जाम्पल, जब आप वो सब्जी मेजर करने वाला वो एक तराजू देखते हो, द मेजरिंग वेट होता है, अगर वो दोनों बैलेंस नहीं करते हैं दैट मीन्स कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए इन दोनों का बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सेस अथॉरिटी दे देती हूँ अपने मैनेजर्स को या फिर अपने वर्कर्स को भी, तो इससे क्या होता है कि वो मिसयूज़ कर सकते हैं उस पावर का, राइट? बिल्कुल। और अगर मैं एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ और उसके साथ अथॉरिटी नहीं देती हूँ तो काम ख़त्म होने में डिले हो जाता है। अब ये थोड़ा सा सुन के कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपकी मम्मी आपको कहती हैं कि धनिया ले आइयो, लेकिन वो आपको ये अथॉरिटी नहीं देती हैं कि अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने पड़ रहे हैं धनिया लेने के लिए तो तू ले सकता है। वो सिर्फ ये कहती है ये पकड़ 50 रुपये, वापस लेकर आइयो 50 रुपये, अगर वो आपको टोटल 100 रुपये देती हैं। उन्होंने आपको पावर नहीं दी कि आप 60 रुपये खर्च सकते हो, बट आप शॉप पे जाते हो और शॉप वाला कहता है मैं 60 रुपये लूँगा, आपके पास पावर ही नहीं है। और सपोज आपके पास फ़ोन भी नहीं है अपने मम्मी को फ़ोन करने के लिए, तो आपको पावर ही नहीं दी मम्मी ने कि तो 10 रुपये की इधर उधर हेर फेर कर लियो। तो इससे क्या हुआ, आपका काम डिले होगा, आप घर जाओगे, घर जाकर मम्मी से पूछोगे एंड देन दोबारा आके 60 रुपीज़ की खरीदोगे। 60 रुपीज़ की होती नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और अथॉरिटी नहीं मिलती है, इसका एग्जाम्पल है अगर मैं वर्कर्स को कह देती हूँ ये प्रोडक्शन टारगेट पूरा करके दो, मुझे इसकी 100 यूनिट्स चाहिए। सपोज़ हम एक टेडी बियर बनाते हैं और मैं उनको कहती हूँ कि मुझे 100 टेडी बियर चाहिए दिन के एंड में, लेकिन मैं उनको ये अथॉरिटी नहीं देती, ये पावर नहीं देती कि तुम रॉ मटेरियल्स खरीद लेना अगर कम पड़ जाए। अगर वो रॉ मटेरियल्स कम पड़ गए तो वो 100 का टारगेट पूरा नहीं कर सकते, राइट? तो उनको जाकर मैनेजर से पूछना पड़ेगा और काम में डिले होगा। इसलिए एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अथॉरिटी भी देनी ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी ज़रूरी है। अगर हम दोनों में एक्सेस कुछ कर देते हैं, जैसे कि ज़्यादा अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मिसयूज़ हो सकता है। और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं देते, पावर नहीं देते, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको पावर नहीं दी एक्स्ट्रा 10 रुपये खर्च करने की, तो दैट इज़ गोइंग टू डिले योर टास्क। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इस पॉइंट को बिल्कुल मेंशन करके आना पेपर के अंदर। प्लीज़ इन चीज़ों के नोट्स बना लेना, दे विल हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर्स। मैनेजर अथॉरिटी विद चेक्स, इसका क्या मतलब है? अगर हम मैनेजर को एक पावर दे देते हैं कि तेरे पास पावर है डिसीजंस लेने की, तो हो सकता है कि वो उस पावर को मिसयूज़ करे। जैसे कि अगर उसको कोई एम्प्लॉय समझ लो पसंद नहीं है, तो वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इसलिए उसकी पावर के ऊपर एक रोक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चेक्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि उससे भी ऊपर कोई ना कोई बैठा होना चाहिए जो उसकी डिसीजन के ऊपर चेक्स लगा कर रखता है, राइट? होता है ना, अगर आप पुलिस में भी देखो तो ACP, DCP, SP और इससे ऊपर भी लोग होते हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर उस पर चेक्स लगाने के लिए बैठा है, तो उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई ना कोई चेक्स लगा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पावर इज नॉट देयर, राइट? एब्सोल्यूट पावर नहीं है, चेक्स के साथ है। तो अगर कोई इंसान ऑर्गेनाइजेशन में गलत भी करता है
तो उससे सुनवाई की जाएगी। मैनेजर उसको बैठे बैठे नहीं निकाल सकता कि निकल जाए यहाँ से, नहीं, एक कमिटी बैठती है, इंक्वायरीज होती हैं, तो ऐसे मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं होती कि तो वो किसी को भी निकाल दे, उसकी भी अथॉरिटी के ऊपर चेक्स लगाया जाता है। तो क्या ये प्रिंसिपल समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो द थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ उस स्कूल में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, क्योंकि अगर एक प्लेस पर डिसिप्लिन होता है तो वो प्लेस पे काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है, राइट। डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो? मतलब कि हर कोई एक अच्छी तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, एक अच्छे तरीके से सारा काम ख़त्म कर रहा है, यही सब समझते होगे, राइट। कि डिसिप्लिन का मतलब कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से सिस्टमैटिकली सारा का सारा काम होना चाहिए, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन को कैसे एक्सप्लेन किया था? तो हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन को इन 4 पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया कि डिसिप्लिन इज कि कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड एट ऑल द लेवल्स। मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है बेटा रूल्स। तो रूल्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप इससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते, आप काम पे एब्सेंट नहीं हो सकते, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप छुट्टी लेने वाले हो, आप अगर अपना लेट आने वाले हो मतलब अपने असाइन टाइम से, तो भी आपको अपने मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। सेकंड, गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल। अब डिसिप्लिन में गुड सुपीरियर्स, यस, गुड सुपीरियर्स मतलब लीडरशिप। अब अगर आपके लीडर्स अच्छे नहीं हैं, वो अपना काम अच्छे से करना नहीं जानते, आपको मैनेज करना नहीं जानते, तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। जैसे कि अगर कोई टीचर क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्लास में बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो डिसिप्लिन आने के लिए एक गुड सुपीरियर होना चाहिए हर लेवल पर। बेटा सुपीरियर का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता। सुपीरियर मतलब मुझसे ऊपर पोजीशन पर, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे वाली पोजीशन वाला। इन द सेंस अगर हम स्कूल में प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल एक सुपीरियर होता है, ठीक है। एंड अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स आर सबऑर्डिनेट्स, ओके। तो ये मेरे से भी नीचे के सबऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं एक टीचर हूँ तो जो नीचे लेवल के होते हैं जैसे कि पीएन्स होते हैं या फिर वो जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो सारे नीचे और भी सबऑर्डिनेट लेवल पर आते हैं। तो गुड सुपीरियर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। थर्ड इज मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल द लेवल्स। अब इसका क्या मतलब है? अगर सारा का सारा काम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है तो मतलब डिसिप्लिन है, मतलब सब एम्प्लॉयज़ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, जो जो उनको काम दिया गया है वो सब पूरा हो रहा है। अगर वो सब पूरा हो रहा है तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली आ जाएगा, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज पेनल्टीज एप्लीकेशन। अब पेनल्टी क्या होती है? सपोज अगर आप क्लास में हैंकी लाना भूल जाते हो, हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारे स्कूल में अगर आप अपना हैंकी भी ले जाना भूल जाते थे ना तो आप पे फ़ाइन लग जाता था। तो ये पेनल्टी होती थी ताकि आप अगले दिन से हैंकी लाना भूलो ना। तो ये थोड़ा सा लेम था, मुझे ये रूल थोड़ा सा लेम लगता था, बट कोई बात नहीं। तो पेनल्टीज़ क्या होती हैं? एक ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं आप पर जब आप कुछ गलत करते हो, तो वो चार्जेस आपको प्रमोट करते हैं कि वो आप गलत टास्क दोबारा मत करना प्लीज़। चालान क्यों काटा जाता है? चालान एक पेनल्टी होती है ताकि आप अगले दिन से रोड पर ध्यान रखो। वैसे ही डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो रोड पर डिसिप्लिन के लिए होता है, या ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन के लिए पेनल्टीज़ लगती हैं। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट लेवल पर नहीं, सुपीरियर लेवल पर भी होना चाहिए। मतलब कि अगर तो सबऑर्डिनेट के केस में हमने बात कर ली कि उसको सारा काम टाइम पे कंप्लीट करना है, लेकिन सुपीरियर के लिए भी अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर मेरे सुपीरियर ने मुझे ये कहा था कि मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, बट वो मेरी सैलरी बढ़ाता नहीं है, तो इससे क्या होगा? वो मेरे पे
डिसिप्लिन अच्छे से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया और उन्होंने अपनी कमिटमेंट को मीट नहीं किया, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाया। तो हेनरी ने यही बोला था, डिसिप्लिनरी रूल्स शुड अप्लाई एट बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो हम समझते हैं नेक्स्ट टू प्रिंसिपल्स को बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। सो द फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये सुन के तो सेम टू सेम ही लगते हैं, बट सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन को अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। ओके, एग्जाम्पल से देखो, जब आपके रिलेटिव्स आपको फ़ोन करते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, तो आप उनको सीधा एक जवाब दे सकते हो, मैं आपको जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। अकाउंटेबल मतलब आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको आंसर देने की, आप जाओ यहाँ से। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर को अकाउंटेबल होता है, राइट। तो वैसे ही ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वन पर्सन शुड हैव ओनली वन बॉस। इसको वन पर्सन वन बॉस प्रिंसिपल भी कहते हैं। उसके अंदर होता है कि अंडर दिस यू शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन पर्सन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राजू। राजू को मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि तू ये कर, तू ये कर। इससे क्या होगा, राजू के माइंड में कन्फ्यूजन आएगी एंड उसको वो काम करने में मुश्किल होगी। बट क्या आपको ये लगता है कि अगर मैं इस बंदे को इस इक्वेशन से निकाल दूँ तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब राजू इज ओनली आंसरेबल टू मिस्टर एक्स एंड दिस इज ओके, दिस इज वन पर्सन वन बॉस, राइट। सो इससे क्या होगा, राजू के मन में कोई कन्फ्यूजन्स नहीं आएंगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, राइट। आप ये बताओ, ये वाली अरेंजमेंट ठीक है? यहाँ पर एक ही पर्सन 3 लोगों को सुपीरियर है, ये ठीक है? यस, हम ये कर सकते हैं, वन पर्सन कैन बी बॉस ऑफ मैनी पीपल। एक ही पर्सन बहुत सारे लोगों का बॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये चैनल तो एक है ना, ये वाला पर्सन इसी को आंसरेबल है, सिर्फ वन पर्सन को आंसरेबल है, ये वाला पर्सन भी वन पर्सन को आंसरेबल है, ये वाला भी सिर्फ इसी को आंसरेबल है। तो ये प्रिंसिपल मीट हो रहा है, वन पर्सन वन बॉस। आपकी मम्मी कुछ कहे, पापा कुछ कहे, कन्फ्यूजन होगा ना, मम्मी का मानो पापा का मानो, इसलिए एक ही पर्सन को ऑर्डर देना चाहिए। आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल के फॉर्म में आपको कमांड देती है। राजू को कौन ऑर्डर देगा, राजू क्या करे? बट यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं या फिर यूनिट्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो सेम गोल की टुवर्ड जा रही होती हैं, उनके ऊपर एक बॉस बैठा होता है। कैसे मैम, समझ नहीं आया। ओके, एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबका कुछ ना कुछ काम है, राइट। तो इन सब के काम को एक ही तरफ जाना है, दैट इज लॉन्चिंग दैट न्यू प्रोडक्ट, राइट। तो इन तीनों के काम को अलाइन करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो उनके ऊपर एक बॉस बैठेगा जो कि हो गया प्रोडक्ट मैनेजर। एग्जाम्पल है सिर्फ, किसी भी नाम से बोल सकते हो आप इसको। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इनको प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहा जाता है, हम इसको प्रोडक्ट मैनेजर बोल रहे हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स का काम अलाइन करा जाएगा एक बॉस के ऊपर, जो कि एक ही प्लान के साथ काम करेगा। मतलब इस नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्लान बनाया जाएगा, वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन इस प्लान को फॉलो करेंगे और प्लान को फॉलो करने के बाद ही वो डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज एक मैरिज है, ठीक है, आपकी फैमिली में एक शादी होने वाली है, तो आपके पास बहुत सारा काम है, केटरिंग का काम है, डेकोरेशन का काम है, कॉस्ट्यूम्स का काम है, एम आई राइट।
तो इससे क्या हो रहा है, ये 3 काम अलग अलग एरियाज़ के हैं, लेकिन इनका एम एक है, शादी को सक्सेसफुल करना। तो इसके लिए एक पर्सन इनके ऊपर बिठा दिया जाता है कि आप इन तीनों की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखो। केटरिंग के अंदर कोई काम करवा रहा होगा फैमिली का, कॉस्ट्यूम के अंदर कोई काम करवा रहा होगा, और उसके बाद जो डेकोरेशन में कोई और काम करा रहा होगा। लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट्स एक तरीके से उनके ऊपर एक बंदा बैठा होगा जो कि एल्डर मेंबर ऑफ फैमिली होगा, राइट। और उसका गोल क्या होगा, शादी को सक्सेसफुल करना है। वो एक ही प्लान के साथ काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करना, प्लान डिवाइज्ड होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया कि यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात करता है कि राजू किसको अकाउंटेबल है, बट इसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट या फिर यूनिट्स की बात करते हैं कि द activities that are directed towards the same goals, जैसे कि ये 3 should have one boss and one plan. Okay, thank you. Okay students, the next principle is subordination of individual interest to general interest. अब इसका क्या मतलब है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का गोल होता है। इंडिविजुअल्स क्या चाहते हैं कि उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, राइट। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, राइट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, ये 2 तरीके के इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कहता है सबऑर्डिनेशन। अभी मैंने बोला सबऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, सबऑर्डिनेट से कनेक्ट करो, सबऑर्डिनेट मतलब नीचे लेवल का, राइट। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा नीचे आना चाहिए जनरल इंटरेस्ट के। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट शुड ऑलवेज सुपरसीड द इंडिविजुअल गोल्स। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रही है तो वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट्स को पूरा नहीं कर सकती, वो उनको बोनस नहीं दे सकती। बट सपोज इंडिविजुअल्स डिमांड कर रहे हैं कि मुझे बोनस दो, मुझे बोनस दो, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, तो आप कह सकते हो कि हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा नीचे आएंगे जनरल इंटरेस्ट से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं कमा पा रही है कि मैं आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स दे सकूं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक तरीका होता है, ठीक है। हेनरी फ्योल ने सजेशन भी दी यहाँ पर कि अगर तो इंडिविजुअल गोल्स को आप डिफरेंट है, अगर आप उनको ट्राई कर सकते हो कि रिकंसाइल कर दो, मतलब कि अगर आप उन दोनों को सेम पाथ पर ला सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बट अगर आप उन दोनों को सेम पाथ पर नहीं ला सकते हो देन प्रॉब्लम आती है। देन आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ देना है और जनरल इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। So the next principle of management is remuneration of persons. अब रेम्यूनरेशन क्या होता है, अभी के लिए आपके लिए 12th क्लास में समझना इतना ही इनफ है कि रेम्यूनरेशन वो पे होती है जो कि आपको आपका बॉस या आपका मैनेजर देता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको जो पे देती है उसको हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं। अब ये रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स ये कहता है कि आपको जो पे मिलनी चाहिए वो फेयर होनी चाहिए प्लस वो एडिक्वेट होनी चाहिए। फेयर का मतलब है कि वो हर पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मेन है चाहे वो विमेन है, दोनों को बराबर पे मिलनी चाहिए। एंड देन वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब कि वो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको सैलरी उतनी मिल रही है जितनी 90s में मिलती थी, दैट्स नॉट इनफ, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन की वजह से सामान महंगा होता जा रहा है और आपको एडिक्वेट सैलरी मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पे आपको फेयर मिलनी चाहिए एंड एडिक्वेट मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट शुड इंक्रीज योर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। वो इतनी तो होनी चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेम्यूनरेशन मिल रही है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्या कितने भी दे दो, नहीं। फर्स्ट,
मेरे पास जितना एज एन ऑर्गेनाइजेशन पैसा है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। ऑर्गेनाइजेशन तो लॉस में जा रही है, पर्सन 1 करोड़ डिमांड कर रहा है, मैं मना कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है आपको इतना पे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अभी के लिए इतना जानना इनफ है कि गवर्नमेंट एक एक्ट निकालती है, मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ वेज डिफाइंड है कुछ लोगों के लिए कि इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है एंड वो डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लेवल डिफाइन कर दिया है कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो, तो उतनी तो होनी ही चाहिए। और थर्ड, कॉम्पिटिटर्स की वेजेस। अगर मेरे कॉम्पिटिटर कंपनी के अंदर सेम पोजीशन वाले वर्कर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो मेरा वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा, इसलिए मेरी वेज अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर्स की वेजेस भी होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहली बात, मेरी वेजेस मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड, वो जो रेम्यूनरेशन है मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम लेवल की तो होनी ही होनी चाहिए। एंड थर्ड, मेरे कॉम्पिटिटर्स के जो सैलरी है उसके तो बराबर होनी ही चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने 7 प्रिंसिपल्स को कवर किया है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा रिटेन रहे और आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। अगले नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई यस्टरडेज वीडियो। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहो बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू पुट आउट द बेस्ट कॉन्टेंट एंड माई बेस्ट एफर्ट्स टूवर्ड्स यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, हिट दैट बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच अगैन।